Hello students, welcome back. So today our topic will be respiratory system from class 10th. ठीक है, तो let's start with our topic respiratory system. लास्ट लेक्चर में जो हमने पढ़ा था, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम या न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था कि हमारी बॉडी काम करने के लिए फूड रिक्वायर करती है और वो फूड बॉडी के अंदर आता है डाइजेस्टिव सिस्टम से. ठीक है, ये देखिए, ये डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा सा ड्रॉ किया हुआ है. दिस इज़ योर डाइजेस्टिव सिस्टम. यहाँ से जो इस डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर फूड आ गया, ठीक है, इट हैज़ टू बी ब्रॉट टू द बॉडी. अब ये बॉडी के अंदर कैसे आएगा? डाइजेस्टिव सिस्टम में तो नहीं रहेगा, इसको बॉडी के हर ऑर्गन के पास जाना है. हर ऑर्गन के पास जाने के लिए इसको मिलेगी ब्लड वेसल्स. तो जो फूड है वो डाइजेस्टिव सिस्टम से निकलकर ब्लड वेसल्स के पास चला जाएगा. दिस ग्रीन कलर एरो इज शोइंग यू फूड. ये फूड डाइजेस्टिव सिस्टम से निकला और हमारी ब्लड वेसल्स में चला गया. नाउ दीज ब्लड वेसल्स विल कैरी फूड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. हर पार्ट में गया और पार्ट में सेल्स हैं. फूड जो है आपका ब्लड वेसल से होता हुआ सेल्स के अंदर आ गया. Now what will this cell do for this food? अब इस फूड का सेल क्या करेगा? How will it utilize that food? अब इस फूड को ब्रेक करने के लिए सेल को चाहिए ऑक्सीजन. ठीक है, अब ये फूड है, इसको ब्रेक करेंगे फूड ऑक्सीजन की मदद से, देन ओनली वील बी एबल टू गेट एनर्जी. नो, अब सेल के पास फूड आ गया, ऑक्सीजन कहाँ से आएगा? ऑक्सीजन विल कम फ्रॉम द रेस्पिरेटरी सिस्टम. रेस्पिरेटरी सिस्टम से ऑक्सीजन आएगा ब्लड वेसल में एंड दिस ऑक्सीजन विल बी टेकन टू द सेल्स. इन द सेल द फूड विल कंबाइन विद ऑक्सीजन, यू विल गेट एनर्जी, प्लस आपके ये दो प्रोडक्ट्स एक्स्ट्रा बनेंगे विच इज़ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. सो सेल के अंदर जो ये प्रोसेस चल रहा है, जो फूड से हमको एनर्जी मिल रही है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, दिस प्रोसेस इज नोन एज रेस्पिरेशन. अब ये जो फूड है ये ऑक्सीजन की मदद से एनर्जी आपको दे देता है, बट ये एक सिंपल स्टेप का प्रोसेस नहीं है. ठीक है, दिस इज़ नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस. ये बहुत सारे सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स चलते हैं. उन स्टेप्स में धीरे धीरे एनर्जी रिलीज़ होती है, उस एनर्जी को बॉडी फिर बाद में यूज़ करती है. तो दिस इज़ नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस, इन फैक्ट इट इज़ द स्टेप वाइज रिलीज ऑफ एनर्जी. तो हमारी डेफिनेशन क्या बनी रेस्पिरेटरी सिस्टम की? रेस्पिरेटरी सिस्टम में इट इज़ इंटरसेल्यूलर ऑक्सीडेशन. इंटरसेल्यूलर मीन्स ये सेल के अंदर हो रहा है. ऑक्सीडेशन मीन्स कि फूड जो है वो ऑक्सीजन की मदद से ब्रेक डाउन हो रहा है. ठीक है, तो इंटरसेल्यूलर ऑक्सीडेशन इन विच कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस, जो ज़्यादातर केसेस में कार्बोहाइड्रेट होता है, ग्लूकोज. हमें एनर्जी फैट से भी मिल सकती है, बट मोस्टली वी यूज़ glucose as our primary substrate for respiration. Now this glucose is then broken down. ठीक है, सेल के अंदर ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा है और हमको मिल रहे हैं सिंपल सब्सटेंसेस, एंड दिस इज अ स्टेप वाइज प्रोसेस एंड द एनर्जी इज रिलीज. तो आप कैसे याद रखेंगे? इट इज़ एन इंटरसेल्यूलर ऑक्सीडेशन प्रोसेस. इन दिस द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन. अब ब्रेक डाउन होगा तो क्या होगा? सिंपल सब्सटेंस बनेंगे और ये स्टेप वाइज प्रोसेस है और इसमें एनर्जी रिलीज होती है. अब अभी हमने यहाँ पर बात करी कि ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन की मदद से, लेकिन आप लोगों को मालूम है कि कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती. ठीक है, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन यू माइट हैव रेड इट इन योर प्रीवियस क्लासेस.
तो अभी हम देखते हैं कि ग्लूकोज का कैसे कैसे एनर्जी प्रोडक्शन हो सकता है, कैसे कैसे ग्लूकोज यूज़ हो सकता है एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए. नाउ देयर आर दीज 3 वेज जिसमें कि ग्लूकोज एनर्जी दे रहा है. अब सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि ग्लूकोज जो है जब वो रेडी होता है एनर्जी देने के लिए तो वो सीधा ग्लूकोज ब्रेक नहीं होता एनर्जी देने के लिए. पहले ग्लूकोज जो है वो ब्रेक होता है एक कंपाउंड पायरुवेट में. ये क्या चीज़ है भाई? ये देखिए, ग्लूकोज क्या है? एक 6 कार्बन की चेन है. 3, 4, 5, 6. और क्या है ये? एक चेन की फॉर्म में ग्लूकोज में 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं. और हमने सेल का स्ट्रक्चर भी पढ़ा है कि सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस, देन देर आर सेवरल अदर सेल ऑर्गेनेलीज, जैसे ये मैंने माइटोकॉन्ड्रिया ड्रॉ कर दिया. ठीक है. और आपको मालूम है माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल. सो अब ये कैसे एनर्जी बनेगी इसकी? ये मेरे माइटोकॉन्ड्रिया है. ठीक है. ये ग्लूकोज जो है ये सबसे पहले एंटर करेगा इस सेल के अंदर. ग्लूकोज आ गया सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर. साइटोप्लाज्म के अंदर आकर जो ग्लूकोज के 6 मॉलिक्यूल्स हैं वो टूट जाएंगे ऐसे. और आपको क्या मिलेगा? एक 3 कार्बन की चेन और एक और 3 कार्बन की चेन, यानी कि 6 मॉलिक्यूल्स, 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज विल ब्रेक इनटू 2 पीसेस. और ये जो 2 पीस हैं दोनों 3-3 कार्बन के बने हुए हैं. ठीक है. 6 कार्बन का ग्लूकोज टूटता है 3 कार्बन के 2 ग्रुप्स में. अब जो ये सब्सटेंस फॉर्म होता है ग्लूकोज के टूटने से, अब इसको ग्लूकोज तो कहेंगे नहीं क्योंकि इसका केमिकल नेचर चेंज हो चुका है, तो इसका एक नया नाम आएगा. ये ग्लूकोज है पूरा 6 कार्बन का, एक में टूटा, तो इस एक चीज़ को हम बोलेंगे पायरुवेट. तो पायरुवेट क्या हुआ? पायरुवेट हुआ 3 कार्बन का कंपाउंड जो ग्लूकोज के टूटने से बनता है. और यहाँ पर आपका क्या बन रहे हैं? कितने पायरुवेट बन रहे हैं? यहाँ पर आपके बन रहे हैं 2 पायरुवेट्स. यहाँ पर आपके क्या बन रहे हैं? 2 पायरुवेट्स. ठीक है. एक एक ये बन गया आपका 3 कार्बन का पायरुवेट और एक ये बन गया आपका 3 कार्बन का पायरुवेट. लेकिन ये बाहर नहीं टूटता, पहले ग्लूकोज अंदर आएगा और फिर यहाँ पर आपके ये 3 कार्बन के एक पायरुवेट और जस्ट वेट, आई एम नॉट एबल टू ड्रॉ इट, बट ठीक है आप समझेंगे इसको कि ये 3 कार्बन का एक पायरुवेट बना और 3 कार्बन का एक पायरुवेट, यहाँ पर 2 पायरुवेट बन गए. ठीक है. ये दूसरा पायरुवेट जिसमें 3-3 कार्बन हैं. ये प्रोसेस कहाँ चला? ये प्रोसेस चला हमारा साइटोप्लाज्म में. ठीक है. तो ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल. अब ये पायरुवेट जो है ये अब आगे कैसे एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, ये डिपेंड करता है कि इसको कितनी ऑक्सीजन मिल रही है या मिल भी रही है कि नहीं मिल रही है. अगर सेल हमारा एनएरोबिक है, यानी कि उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत ही नहीं है, जैसे ईस्ट में होता है. ईस्ट में जो ये पायरुवेट है इसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, तो ये पायरुवेट सीधा टूट जाएगा इथेनॉल में, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी. ठीक है. पायरुवेट तो सब केसेस में बनेगा. अब ये पायरुवेट यहाँ पर साइटोप्लाज्म में आया और साइटोप्लाज्म में ये पायरुवेट का नेचर ऑक्सीजन की प्रेजेंस से डिसाइड होगा. अगर ऑक्सीजन नहीं है, हमारा एनएरोबिक रेस्पिरेशन चल रहा है, तो उसमें पायरुवेट टूटेगा इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में. और ये कब होता है? इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. और ये किस ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है? मोस्टली वी स्टडी अबाउट दिस प्रोसेस इन ईस्ट. और इस प्रोसेस को अब फर्मेंटेशन कहते हैं और रेस्पिरेशन अब इसको नहीं बोलते. तो इंस्टेड ऑफ रेस्पिरेशन वी आर कॉलिंग इट एज फर्मेंटेशन. अब अगर इसमें ऑक्सीजन कम आ रही है, ठीक है,
ऑक्सीजन कम आ रही है, जैसे मसल्स में होता है ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज. ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज देयर इज लैक ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन तो चाहिए इसको तोड़ने के लिए, लेकिन ऑक्सीजन कम आ रही है. देन इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन ये टूटता है एज लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी. इसमें से क्या बनता है? लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी. और अगर इसमें खूब सारी ऑक्सीजन, फुल सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन आ रही है, ठीक है, तो ये पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला जाता है और यहाँ पर ये एक साइकिल में चला जाता है और वहाँ पर बनती है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. ठीक है, आई होप दिस मच इज क्लियर एंड वी आर गोइंग टू मूव इट फॉरवर्ड. अब एक एक प्रोसेस को थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की केस में क्या हो रहा है. ठीक है, इसी को हम और सिंप्लीफाइड वे में स्टडी करने की कोशिश करते हैं. जब ग्लूकोज एब्सेंट है, देयर इज नो ग्लूकोज, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन? इन एब्सेंस ऑफ ग्लूकोज, जिसको हम एनाएरोबिक रेस्पिरेशन भी कहते हैं और जिसको हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं, उसमें क्या हो रहा है? ग्लूकोज पहले पायरुवेट में कन्वर्ट हो रहा है और वो पायरुवेट फिर ब्रेक डाउन हो रहा है इथेनॉल में, कार्बन डाइऑक्साइड में और एनर्जी में. ग्लूकोज में कितने कार्बन है? 6. पायरुवेट में कितने कार्बन है? 3. इथेनॉल में कितने कार्बन है? 2. ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कितने कार्बन बन रहे हैं. ठीक है, अब ये बन गया आपका. तो हम इसमें पायरुवेट का अगर मेंशन नहीं करते क्योंकि इंटरमीडिएट स्टेज है, तो हम ये भी लिख सकते हैं जो आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ी हैं. ग्लूकोज विल गिव इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. अब एक बार यहाँ से इसको और देखते हैं कि ग्लूकोज इस केस में टूटता है और हमको 3 चीज़ें मिलती हैं, एनर्जी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस इथेनॉल. और हमने फर्मेंटेशन का यूज़ भी पढ़ा है. हमने फर्मेंटेशन का यूज़ जूनियर क्लासेस में पढ़ा है कि इथेनॉल जो है, ये जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस है, ये वाइन और बियर बनाने के काम आता है, अल्कोहल्स बनाने के काम आता है, क्योंकि इथेनॉल इज़ अ टाइप ऑफ अल्कोहल. और जब ये फर्मेंटेशन के प्रोसेस से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, तो इसका यूटिलाइजेशन कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हम ब्रेड्स, केक्स, इडलीज, भटूरास, ऑल दीज थिंग्स आर मेड बाय दिस प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन. और ये फर्मेंटेशन का प्रोसेस डिस्कवर किसने किया था? दिस प्रोसेस वाज डिस्कवर्ड बाय लुइस पास्चर इन 1857. तो ये है आपका एनाएरोबिक रेस्पिरेशन या जिसको बोलते हैं फर्मेंटेशन. नेक्स्ट जो हमारा है कि ऑक्सीजन कम है, देयर इज लैक ऑफ ऑक्सीजन इन मसल सेल्स. अब मसल सेल्स में ऑक्सीजन की कमी हो गई ड्यू टू हैवी एक्सरसाइज. जितनी ऑक्सीजन आनी चाहिए थी नहीं आ पा रही है. ठीक है, तो इस केस में क्या हो रहा है? ग्लूकोज तो टूट रहा है पायरुवेट में. जो ये 6 कार्बन का ग्लूकोज है, ये 3 कार्बन के पायरुवेट में तो ब्रेक डाउन हो रहा है. एंड दिस प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ग्लूकोज इनटू पायरुवेट हैज़ अ स्पेशल नेम एंड दिस स्पेशल नेम इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस. तो मसल सेल में पहले ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरुवेट में, फिर दिस पायरुवेट देन गेट्स कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी. अब ये लैक्टिक एसिड भी क्या है? 3 कार्बन का एक सब्सटेंस है. तो आप इसमें देख रहे हैं कि जब टूट रहा है, जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है उसमें कार्बन का कुछ कंटेंट है. दैट मीन्स ऑल दीज ब्रेक डाउन, इथेनॉल वाला भी और लैक्टिक एसिड में भी कार्बन कंटेंट है. तो हम कहते हैं कि दिस इज़ इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन. कंप्लीटली कार्बन यूटिलाइज नहीं हो रहा है, अभी कार्बन बच रहा है. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड. अब इसी लैक्टिक एसिड की वजह से हमारी मसल्स में क्रैम्प्स पड़ते हैं. जब लैक्टिक एसिड मसल्स में एक्यूमुलेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, देन वी गेट दोज मसल क्रैम्प्स. इसका क्या मतलब, इसको कैसे क्योर कर सकते हैं? इसको क्योर करने के लिए हम मसाज कर सकते हैं अपनी मसल्स का, विच एवर मसल इज़ वर्किंग एंड यू आर गेटिंग क्रैम्प्स. हॉट ऑयल मसाज
या हॉट वाटर बाथ से लैक्टिक एसिड ब्रेक डाउन हो जाता है और हमको क्रैम्प से रिलीफ मिलता है. नाउ कमिंग टू द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, जो हमारे अंदर होती है एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है और जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है. जरा हम देखते हैं कैसे है. नाउ दिस इज अ एंटायर सेल. सेल के अंदर ग्लूकोज बाहर से आ गया. ठीक है, ग्लूकोज आ गया सेल के अंदर. नाउ दिस ग्लूकोज गेट्स कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट. दिस ग्लूकोज gets converted into pyruvate, and you know this process of conversion of glucose into pyruvate is known as glycolysis. It is known as glycolysis. अब pyruvate जो है that will enter into mitochondria. Mitochondria you all know is the powerhouse of the cell. It will generate energy for the cell. अब ये जो pyruvate आ गया है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बहुत सारी साइकिल्स में, क्रेब्स साइकिल्स, ETS, इनमें जाता है. ठीक है, इसमें बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं अंदर. माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो इस पायरुवेट को कंप्लीटली ब्रेक डाउन कर देते हैं. ठीक है, जब ये सारा पायरुवेट ब्रेक डाउन हो जाता है तो हमको मिल जाती है बहुत सारी एनर्जी. इसके साथ वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ठीक है, now this glucose is now completely broken down. ठीक है, अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि मैम ने अभी बोला है कि कार्बन नहीं बचेगा, कार्बन टूट जाएगा, है ना. हमने ऊपर पढ़ा था कि लैक्टिक एसिड में 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं, अल्कोहल में 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स है, तो हम उसको कह रहे हैं इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन. और यहाँ पर हम कह रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड है लेकिन इट इज़ अ कंप्लीट ब्रेकडाउन. हाउ इट हैपन्स? नाउ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है और कार्बन डाइऑक्साइड के पास अभी कोई एनर्जी नहीं बची. ये अब टूटकर आपको कोई एनर्जी नहीं दे सकता. इथेनॉल और लैक्टिक एसिड ये कार्बन कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जिनके अंदर अभी एनर्जी है. वो अभी ब्रेक करेंगे और एनर्जी देंगे. कार्बन डाइऑक्साइड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, वो कोई एनर्जी हमें प्रोवाइड नहीं करवा सकता. सो इस केस में हम बोलते हैं कि देयर इज़ कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज एंड वी गेट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी. बहुत सारी एनर्जी मिलती है ये एरोबिक रेस्पिरेशन में. अब एनर्जी कैसी एनर्जी है? एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म्स हमने पढ़े हैं. हमें मालूम है सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी एंड सो मेनी, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी. तो हमारी बॉडी की एनर्जी कैसी है उसके बारे में भी हमको मालूम होना चाहिए कि हमारी बॉडी में किस तरह की एनर्जी है. क्या वो हीट एनर्जी है? क्या वो लाइट एनर्जी है? नो, नन ऑफ दैट काइंड. बट वी से कि जो एनर्जी हमारे अंदर है वो केमिकल एनर्जी है इन द फॉर्म ऑफ ATP. अब थोड़ा सा इस एनर्जी के बारे में बात करते हैं. ये एक तरह से एनर्जी करेंसी है. करेंसी मतलब जैसे ATP बना के रख ली अपने पास, जब कोई काम करना है ATP खर्च करो और अपना काम करो. ठीक है, हमने फूड से एनर्जी बनाकर रख ली इन द फॉर्म ऑफ ATP. अब वो ATP हमारी करेंसी हो गई. जैसे हमने गोल्ड बेचकर अपने घर पैसे ले आए. ठीक है, गोल्ड हमारा मेन वेल्थ है. वेल्थ से हम घर में पैसे ले आए. अब उन पैसों से जाकर हम कोई भी सामान खरीद सकते हैं. इसी तरीके से जैसे फूड है, फूड्स को हमने ब्रेक करके एनर्जी बना ली ATP. अब इस एनर्जी को हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं. तो हम जो यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है दैट इज़ ATP. अभी ATP कैसे है, क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में स्टडी करते हैं. फूड से हमको मिल रही है एनर्जी. अब जैसे ही एनर्जी मिली, इसने क्या किया, ADP के साथ एक फॉस्फोरस को जोड़ा. ADP क्या है? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट. ये भी एक तरह का केमिकल है. जब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के साथ एक फॉस्फोरस जुड़ता है तो एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है. अब एनर्जी ने फॉस्फोरस को इसके साथ जोड़ दिया. अब ये डाई मतलब दो फॉस्फोरस थे, तीसरा फॉस्फोरस जुड़ गया तो क्या बन गया? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट.
इसको जोड़ने में लगी एनर्जी, तो एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो गई। भाई इसको जोड़ा, इसमें एनर्जी हमने भर के रख ली। जब ये एटीपी टूटेगा, अब इस एटीपी में जब एटीपी को तोड़ना है तो वी नीड सम वाटर। एटीपी इन प्रेजेंस ऑफ वाटर ब्रेक होगा और हमको वापस एनर्जी मिल जाएगी। एटीपी के ब्रेक होने से वापस हमारा ये फॉस्फेट अलग निकल जाएगा और एडीपी हमारा ऐसे कैसे हमको वापस मिल जाएगा। तो एडीपी बॉडी में पड़ा हुआ है, दोबारा एनर्जी आई, फॉस्फोरस जोड़ दिया, एटीपी बना के स्टोर कर लिया। जब हमको काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, एटीपी टूटेगा तो एनर्जी मिलती जाएगी। अब वो टूट के क्या बनाएगा? वो टूट के वही बनाएगा जिससे वो बना हुआ है। अब वो किससे बना हुआ है? एडीपी से और फॉस्फोरस से। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। थोड़ा सा कंसेप्ट है, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। एडीपी प्लस फॉस्फोरस विल गिव एटीपी एंड दिस विल यूज एनर्जी फॉर ज्वाइनिंग एंड दिस ब्रेक्स। अब कोई भी चीज़ टूटती है तो उसमें एनर्जी निकलती है ना। अगर आप घर में नॉर्मली भी देखें, अगर आप एक कांच का ग्लास लें और उसको तोड़ दें, ठीक है, तो पिटाई तो होगी, लेकिन अगर वो टूटता है तो उसमें से आपको साउंड एनर्जी दिखती है ना। दिखती नहीं है, मतलब सुनाई देती है। तो ऐसे ही एटीपी जब टूटेगा तो उसमें से एनर्जी निकलेगी और टूट के क्या बनाएगा? जिससे वो बना हुआ था अपने टुकड़ों में वापस टूट जाएगा। तो ये टूट गया। अब ये एनर्जी, कितनी एनर्जी है? कम से कम ये एक एटीपी से निकलने वाली एनर्जी उतनी होती है जो करीब करीब 30.5 किलो जूल पर मोल के इक्विवेलेंट होती है। अब इस एनर्जी को हम बहुत सारे कामों में यूज़ कर सकते हैं। हमारी मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन है, जो हम मूवमेंट कर रहे हैं, हमारी बॉडी में इतना सारा प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन में यूज़ कर सकते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस जो हमारी बॉडी का मेन काम है, प्रोटीन बनाता जाएगा और हमारी बॉडी बनती जाएगी। प्रोटीन सिंथेसिस में एनर्जी लग सकती है और नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करने के लिए भी ये एनर्जी यूज़ करी जा सकती है। एंड देयर आर, द लिस्ट इज़ एंडलेस, ठीक है, देयर आर सो मेनी थिंग्स। सो हम क्या कह सकते हैं अगर हम रेस्पिरेशन को कंक्लूड करें तो व्हाट इज़ रेस्पिरेशन? इट इज़ अ बायोकेमिकल प्रोसेस। बायो मीन्स लिविंग में चल रहा है और ये केमिकल प्रोसेस है, फिजिकल नहीं है ये, इट्स अ केमिकल प्रोसेस, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है? ऑक्सीजन इज टेकन फ्रॉम द एनवायरनमेंट। उस ऑक्सीजन की मदद से क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड हो रहा है। जब फूड का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उससे क्या निकल रही है? एनर्जी निकल रही है, ठीक है, बहुत सारी एनर्जी हमको मिल रही है। और फिर हमारे ये दो वेस्ट प्रोडक्ट्स, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, दे आर फॉर्म। सो दिस इज समथिंग कंक्लूडिंग योर रेस्पिरेशन। अब हमने दो तरह की रेस्पिरेशन पढ़ ली, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो जो जस्ट वील हैव अ glance about the differences between aerobic and anaerobic respiration, because this is a very common question that is being asked during board exams in any form, ठीक है, किसी भी फॉर्म में आ सकता है, डायरेक्ट आए कि नहीं आए, that's a different thing, but this you have to learn. एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है? वो रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक में देर इज कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड, एनारोबिक में द ब्रेकडाउन ऑफ फूड इज पार्शियल, इनकम्प्लीट, पार्शियल और इनकम्प्लीट। एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर फॉर्म्ड। एनारोबिक रेस्पिरेशन में थोड़ा सा अलग अलग चीज़ें फॉर्म होती हैं। अगर हम ईस्ट में देखें पूरी तरीके से तो कार्बन डाइऑक्साइड, अल्कोहल एंड एनर्जी, जिसमें 100% एनारोबिक है। मसल्स में ड्यूरिंग लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी हो गई, देन यू गेट लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी। इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन में अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस, 38 ATP ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस। एनारोबिक में बहुत कम, ओनली 2 ATP ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। सो दिस वॉज द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब ये ऑक्सीजन सेल के अंदर आती कैसे है? कैसे सेल के अंदर ये ऑक्सीजन आती है? सेल के अंदर ऑक्सीजन आती है थ्रू ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये अब हम पढ़ेंगे। नाउ दिस इज ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें नॉस्ट्रिल्स, नेजल कैविटी,
pharynx, larynx, trachea, bronchi, bronchioles, alveoli। ये आपके ऑक्सीजन के कैसे ऑक्सीजन बॉडी में एंटर करती है, इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा पूरा का पूरा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो दीज आर सम पार्ट्स, वन बाय वन वी आर गोइंग टू स्टडी इट इन डिटेल, एंड जस्ट गिव अ पॉज टू दिस वीडियो एंड ट्राई टू ड्रॉ इट। विदाउट ड्राइंग आप इसको लर्न नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट डायग्राम एंड यू मस्ट लर्न हाउ टू ड्रॉ इट। और इसका सीक्वेंस भी आपको याद रखना है, नॉस्ट्रिल, नेजल कैविटी, pharynx, larynx, trachea। ठीक है, pharynx, larynx, trachea। यहाँ पर बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं PLT में। ठीक है, pharynx, larynx एंड trachea। तो ये तीनों चीज़ें आपको लर्न करनी है अच्छे से। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल। ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट दैट यू हैव टू डिस्क्राइब अबाउट दिस मसल डायाफ्राम ऑल्सो। ये मसल जो लंग्स के नीचे है दैट इज कॉल्ड एज दी डायाफ्राम। अब वन बाय वन हम इन पार्ट्स को डिस्कस करते हैं। नाउ दिस डायाफ्राम इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इनके अंदर एयर को लाने का और ले जाने का पूरा मैकेनिज्म हम अभी स्टडी करते हैं। और ये लंग्स जो आपके हैं ये आपके रिब केजेस से कवर्ड है। ठीक है, ये रिब केज है, इनके ऊपर दोनों लंग्स आपके रिब्स के अंदर कवर्ड हैं। ठीक है, हमने ये पूरा रिब्स इसलिए नहीं बनाते, नहीं तो इसके अंदर का स्ट्रक्चर आपको नज़र नहीं आएगा, बट दे आर कवर्ड अंडर द रिब केज। रिब केज के अंदर ये पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड रहते हैं। और इस रिब केज के अंदर जो ये रिब केज है, इसकी जो बोन्स हैं, इनके बीच में आपको यहाँ पर इंटरकोस्टल मसल्स भी नज़र आती हैं। ठीक है, इनके बीच में क्या है, इंटरकोस्टल मसल्स। यहाँ पर रिब केजेस के बीच में इट इज़ कवर्ड विद लॉट्स ऑफ मसल्स। नाउ तो मसल्स दो जगह हो गई इसकी, रिब केज के ऊपर मसल्स और नीचे डायफ्राम पर। डायफ्राम इज ऑल्सो अ डोम शेप्ड मसल, डोम की तरह दिख रही है। नाउ नेजल कैविटी, नॉस्ट्रिल्स। सबसे पहला जो हमारा एयर ऑक्सीजन एंटर करने का है दैट इज नॉस्ट्रिल। द होल्स दैट आर प्रेजेंट इन योर नोज, वहाँ से एयर एंटर करती है और उसके बाद चली जाती है पीछे उसकी जो कैविटी है वहाँ पर चली जाती है नेज़ल कैविटी में एयर। ठीक है, अब नेज़ल कैविटी क्या है, क्लियरली बताऊँ तो ये वो जगह है जहाँ पर आप अपनी फिंगर डाल लेते हैं नोज़ के अंदर। ठीक है, तो वो पूरी जो स्पेस है, छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा ये करते हैं कि दे पुट देयर फिंगर इन द नोज़, तो उनकी फिंगर कहाँ जा रही है, नेज़ल कैविटी के अंदर। नेज़ल कैविटी के अंदर क्या है, बहुत सारे हेयर हैं और बहुत सारा म्यूकस है। हेयर और म्यूकस, हेयर का काम क्या है, जो भी बाहर से हवा अंदर आ रही है उसको फिल्टर करना, उसमें से डस्ट पार्टिकल्स को, जर्म्स को, जो भी थोड़े बड़े साइज़ के पार्टिकल्स आ रहे हैं, हेयर उनको रोक लेता है। म्यूकस, म्यूकस क्या है, इट इज़ दैट स्टिकी सब्सटेंस इन योर नोज़, जो चिपचिपा सा सब्सटेंस नोज़ में है। अभी मैंने छोटे बच्चों का बोला कि दे पुट देयर फिंगर इन देयर नोज़ एंड दे टेक आउट दैट ड्राइड, अ लिटिल बिट ऑफ ड्राइड म्यूकस। नाक में फिंगर डालकर वो ड्राई वाला म्यूकस निकाल लेते हैं हाथ से बाहर, छी, चलो व्हाटएवर। हेयर फिल्ट्रेशन का काम करती है और म्यूकस का करता है, जो बाहर से ड्राई एयर अंदर आ रही है। अभी देखिए आजकल तो टेम्परेचर इतना हाई हो रखा है, 48, 47, कितनी ड्राई एयर है। दिस एयर कैन कॉज डैमेज टू द लंग्स। तो ये एयर को मॉइस्ट करता है, गीला करता है। और साथ साथ जो पार्टिकल्स हेयर से बच जाते हैं, दोज वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स जिनको हेयर ट्रैप नहीं कर रहा है और हेयर से निकल कर आ रहे हैं, वो डस्ट पार्टिकल्स को म्यूकस ट्रैप करके रख लेता है। तो ये आप ऑब्जर्व भी करेंगे कि इफ़ यू आर इन अ क्लियर प्लेस जहाँ पे पोल्यूशन कम है और आप अपना नोज़ ब्लो करते हैं, जब आपको जुकाम लगता है नोज़ ब्लो करते हैं, तो जो आपका म्यूकस निकलता है नोज़ से वो थोड़ा
वाइटिश टोन में होता है, क्लियर होता है। बट अगर आप किसी इंडस्ट्रियल एरिया के पास से, किसी पोल्यूशन वाली एरिया के पास से आते हैं एंड देन यू ट्राई टू थ्रो योर म्यूकस आउट, नोज से अगर आप म्यूकस को बाहर निकालते हैं तो आप देखेंगे कि एक्चुअली वो ब्लैक होता है। एक्चुअली इट विल टर्न इट्स कलर टू ब्लैक। अब नोज के बाद आते हैं हम फेरिंग्स पर, जिसको थ्रोट भी कहा जाता है। ठीक है, अब ये फेरिंग्स वही है जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में और रेस्पिरेटरी सिस्टम में एक साथ लगा रहता है। ठीक है, इट्स डिफ़िकल्ट टू ड्रॉ। अब ये आपका अगर माउथ से सिस्टम आ रहा है, ठीक है, और इफ़ आई यूज़ अ डिफरेंट कलर, दिस आई प्रेफर दिस। और ये अगर आपका नोज से आ रहा है, ठीक है, ये आपका नोज नेजल कैविटी से जो ट्यूब आ रही है, ये यहाँ नीचे आकर एक जगह पर मिल जाते हैं। ठीक है, और मिलने के बाद जो आपका नेज़ल वाला पार्ट है वो आगे की तरफ आ जाता है। ठीक है, जो आपका ये नोज़ वाला हिस्सा है ये आगे की तरफ आ जाता है, और जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो इसके पीछे चला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर यहाँ पे ये जो जॉइनिंग बनती है, इस एरिया में जहाँ जॉइनिंग बन रही है, यहाँ पर एक मस्कुलर फ्लैप लगा रहता है। इस एरिया में एक मस्कुलर फ्लैप लगा रहता है। इस एरिया को हम एक्चुअली में फेरिंग्स बोलते हैं। जहाँ पर ये जॉइन होता है इसको फेरिंग्स बोलते हैं। ठीक है, एक बार इसको ऊपर डायग्राम से भी देख लेते हैं। इस एरिया में जहाँ पर ये दोनों है, यहाँ पर तो हमने खोल के दिखा रखा है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमने सिर्फ रेस्पिरेटरी सिस्टम दिखाया है और डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं दिखाया। अगर यहाँ पर से हम डाइजेस्टिव सिस्टम भी दिखाएं तो आप दोनों ट्यूब्स को यहाँ पर जॉइन होता देख सकते हैं। तो दिस इज़ अ प्लेस वेयर डाइजेस्टिव सिस्टम मीट्स विद रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब इस प्लेस में एक फ्लैप लगा होता है। ठीक है, और वो फ्लैप खुलता और बंद होता रहता है। ठीक है, वो फ्लैप क्या करता है, खुलता और बंद होता रहता है ऐसे करके, कि जब आप खाना खाएं तो जब आप खाना स्वॉलो करें तो कहीं वो फूड पाइप के बदले विंड पाइप में ना चला जाए। तो फेरिंग्स रेगुलेट करता है आपके डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी ट्रैक को। फेरिंग्स के बाद आता है आपका लैरिंग्स। दिस इज ऑल्सो अ वेरी वेल नोन वर्ड दैट यू हैव हर्ड ऑफ, वॉइस बॉक्स। ठीक है, लैरिंग्स जिससे कि प्रोड्यूस होता है आपका साउंड। इसके बाद लैरिंग्स के बाद आपके आती है ट्रैकिया, जिसको विंड पाइप भी बोलते हैं। तो इनके नाम भी याद रख सकते हैं, फेरिंग्स थ्रोट, लैरिंग्स वॉइस बॉक्स, ट्रैकिया विंड पाइप। ये जो ट्रैकिया है ये एक लंबी सी ट्यूब है। ठीक है, ऐसे एक लंबी सी ट्यूब है और इसके ऊपर ऐसे कार्टिलेजियस रिंग्स लगे हुए हैं। द रिंग्स दैट आर मेड अप ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होता है, कार्टिलेज भी एक टिश्यू होता है जो आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। वो बोन और कार्टिलेज दो टिश्यूज आपने पढ़े हैं। बोन जो है वो हार्ड होता है, कार्टिलेज जो है वो सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लगे हुए हैं, कार्टिलेज के रिंग्स। कार्टिलेज के रिंग्स क्यों लगे हुए हैं, बोन लगा देंगे तो बहुत हार्ड हो जाएगा, यहाँ पर बोन की रिक्वायरमेंट नहीं है। कार्टिलेज के रिंग लगाए हुए हैं कि जब एयर का प्रेशर यहाँ पर कम हो तो ये वॉल्स कोलैप्स ना कर जाएं। तो कार्टिलेज इनको अपनी जगह पर रोकने में हेल्प करता है। ट्रैकिया आगे आकर के दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ये था आपका ट्रैकिया। ठीक है, ये ट्रैकिया आपका टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। नाउ दीज टू पार्ट्स आर कॉल्ड एज ब्रोंकी। वन ब्रोंकी एंटर्स द राइट लंग एंड वन ब्रोंकी एंटर्स द लेफ्ट लंग। अब ये ब्रोंकी एंटर जब करता है और ये फर्दर जाकर के ब्रोंकी जो है और छोटी छोटी ट्यूब्स में डिवाइड हो जाता है। इन ट्यूब्स को हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। व्हाट डू वी कॉल देम, वी कॉल देम ब्रोंक्यूल्स। तो हाउ आर ब्रोंक्यूल्स फॉर्म्ड, दे आर फॉर्म्ड बाय ब्रांचिंग ऑफ ब्रोंकी। इन ब्रोंकीज की एंड पर, मान लीजिए ये आपका एक ब्रोंकी है, इनकी एंड पर ऐसे गोल बैलून जैसा स्ट्रक्चर लग जाता है जिसको आप बोलते हो एल्वियोली। नाउ दिस इज एल्वियोली। और ये एल्वियोली जो है
ये पूरी की पूरी ब्लड वेसल से कवर्ड रहती है। ऐसे बहुत सारी इसके ऊपर ब्लड वेसल्स रहती हैं, ठीक है। और एक्चुअली में दिस इज़ द प्लेस फॉर गैसियस एक्सचेंज, यहीं से ही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होगी। अब कैसे एयर हमारे नोज से होती हुई लंग्स तक पहुंचती है, कैसे ये अंदर क्यों आ रही है, ये फिर बाहर क्यों जा रही है, फिर अंदर आ रही है, फिर बाहर जा रही है, फिर अंदर आ रही है, फिर बाहर जा रही है, हाउ इज़ इट हैपनिंग। तो इसको हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में हम दो चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे, एक है इनहेलेशन एंड अनदर वन इज द एक्सहेलेशन। इनहेलेशन मीन्स टेकिंग इन ऑफ, इन आ रही है तो कौन सी हवा अंदर आएगी, ऑक्सीजन रिच एयर। एंड एक्सहेलेशन इज गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। अब हवा आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, तो वन ब्रीथ, what is one breath means one exhalation and one inhalation। एक सांस हम किसको बोलते हैं, एक बार हवा का अंदर जाना और एक बार बाहर आना, हम एक ही काउंट करते हैं, हम उसको दो काउंट नहीं करते, ठीक है। अब स्टेप्स कैसे, क्या क्यों इनहेलेशन हो रहा है, क्यों एक्सहेलेशन हो रहा है। द मसल्स बिटवीन द रिब्स कॉन्ट्रैक्ट कॉजेज द रिब केज टू मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड। अभी मैंने आपको बताया था कि जो हमारी रिब्स हैं उनके बीच में मसल्स हैं, अब वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। उन मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट करने से जो हमारा रिब केज है वो पूरा का पूरा आउटवर्ड एंड अपवर्ड चला जाता है, बाहर की तरफ और ऊपर की तरफ, ठीक है। जब ये बाहर और ऊपर की तरफ चला गया तो एरिया बढ़ गया हमारा। आप अभी सुनते हुए फील करके देखिए अपने रिब केज की मूवमेंट को। साथ के साथ डायफ्राम को क्या हो रहा है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और नीचे की तरफ मूव कर रहा है। इन दोनों के होने की वजह से चेस्ट कैविटी बढ़ जाती है। चेस्ट कैविटी के बढ़ने से अंदर का एयर प्रेशर कम हो जाता है और बाहर से हवा फटाफट अंदर आ जाती है। वहीं एक्सहेलेशन में इसका उल्टा है, रिब केज की मसल्स रिलैक्स हो गई, रिब केज आ गया नीचे और अंदर की तरफ, डाउनवर्ड एंड इनवर्ड। डायफ्राम रिलैक्स होकर के ऊपर आ जाता है। अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि अगर रिब केज को आप डाउनवर्ड लिख रहे हैं तो डायफ्राम की मसल रिलैक्स होकर के अपवर्ड चली जाएगी। सो दीज टू पॉइंट्स दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर, जस्ट रिमेंबर, यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है। चेस्ट कैविटी कम हो जाएगी, छोटी हो जाएगी चेस्ट की जगह छोटी हो जाएगी तो उसके अंदर हवा का प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि हवा तो उतनी थी और हमने जगह छोटी कर दी तो प्रेशर बढ़ गया। जब एयर का प्रेशर बढ़ गया तो एयर हमारी बाहर निकल गई। तो दिस इज हाउ द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन इज टेकिंग प्लेस, यू कैन सी हियर, ठीक है। ये लंग्स बड़े हो रहे हैं, बाहर की तरफ जा रहे हैं, डायफ्राम नीचे की तरफ आ रही है, हवा अंदर की तरफ आ रही है, तो दिस इज इनहेलेशन। डायफ्राम ऊपर, रिब केजेस अंदर, रिब्स इनवर्ड, हवा चलेगी बाहर, दिस इज एक्सहेलेशन। अब ये जो प्रोसेस है दिस इज ब्रीदिंग, और हमने अभी पहले पढ़ा था रेस्पिरेशन जिसमें कि फूड ब्रेक हो रहा था, ठीक है। नाउ वी हैव टू लर्न द डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन ऑल्सो। ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें लंग्स की ही सिंपली इन्वॉल्वमेंट है। रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें लंग्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया, सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया की ज़रूरत है। ये सेल्स के, ब्रीदिंग सेल्स के बाहर होती है, दिस इज एक्स्ट्रा सेलुलर। रेस्पिरेशन सेल्स के अंदर होती है, दिस इज इंट्रा सेलुलर। हमने पढ़ा है, हमने ब्रीदिंग में एक बार भी एंजाइम वर्ड यूज़ नहीं किया, तो यहाँ से क्लियर है कि हमको इनमें एंजाइम्स की ज़रूरत नहीं है। रेस्पिरेशन में बहुत सारे एंजाइम्स चाहिए फूड की ब्रेकडाउन के लिए। ब्रीदिंग में हमने कभी भी एनर्जी की बात नहीं करी, तो इसमें कभी भी एनर्जी रिलीज नहीं होती। रेस्पिरेशन में अ लॉट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। अब कैसे जाता है, ब्लड में कैसे ये चीज़ें ट्रांसपोर्ट हो रही है, तो क्या होता है, जो हमारी बॉडी से ऑक्सीजन गई वो ब्लड के अंदर चली गई। ब्लड के अंदर एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, उस पिगमेंट का नाम है हीमोग्लोबिन, और ये हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, हमारा आरबीसी में, रेड ब्लड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो दिस रेस्पिरेटरी पिगमेंट
ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो जाता है। इसकी ऑक्सीजन को लेके बड़ी घनिष्ठ दोस्ती है। जैसे ही ऑक्सीजन इसको दिखता है ये ऑक्सीजन के साथ चिपक जाता है। और यहाँ पर ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़्यादा है, ऑक्सीजन इज़ एट मोर कॉन्सेंट्रेशन, तो ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट के साथ हो जाता है। फिर ये ब्लड में जाता है तैरता तैरता, चलो भैया चलें कहीं तो चलें। तो ये ब्लड के फ्लो के साथ जाते हुए किसी भी जिस भी सेल के कांटेक्ट में ये आता है और उस सेल के अंदर ऑक्सीजन की कमी है, ठीक है। सेल, हर सेल के अंदर ऑक्सीजन की कमी होगी क्योंकि सेल तो ऑक्सीजन यूज़ कर रहा है फूड को तोड़ने के लिए। तो यहाँ से ऑक्सीजन की रेस्पिरेटरी सिस्टम से ऑक्सीजन अलग होकर के वापस ये सेल के अंदर चला जाएगा और वापस रेस्पिरेटरी जो पिगमेंट है, हीमोग्लोबिन है, वो फ्री हो जाएगा। अब वो फ्री है, दोबारा जब घूमता हुआ ब्लड के अंदर से यहाँ जाएगा, अगेन वो इसके साथ कंबाइन होकर के आ जाएगा। ये तो हो गया ऑक्सीजन कैसे जाता है। हाउ डज कार्बन डाइऑक्साइड गो? कार्बन डाइऑक्साइड इस रेस्पिरेटरी पिगमेंट के साथ नहीं जुड़ता। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सॉल्यूबल इन वाटर है, उसको नहीं चाहिए रेस्पिरेटरी पिगमेंट। बहुत ज़िद्दी किस्म का है ये, कहते हैं मेरी तो वाटर से दोस्ती है, मुझे क्या करना रेस्पिरेटरी सिस्टम रेस्पिरेटरी पिगमेंट को लेकर, मेरा तो दोस्त पानी है, मुझे पानी ले जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड कम्स एंड डिजॉल्व इन द वाटर ऑफ द ब्लड, और ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर ब्लड के थ्रू लंग्स के पास पहुंच के बाहर निकल जाता है। दिस इज हाउ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर टेकन। अब प्लांट्स में, ये तो ह्यूमन बींग्स में पढ़ा, प्लांट्स में भी रेस्पिरेशन होता है। यस, प्लांट्स में भी रेस्पिरेशन होता है, लेकिन प्लांट्स में रेस्पिरेशन का कोई सिस्टम नहीं है। देयर इज़ नो सिस्टम फॉर रेस्पिरेशन। सिंपली डिफ्यूजन से बाहर ऑक्सीजन ज़्यादा है, डिफ्यूज़ होकर अंदर आ जाएगी, अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, डिफ्यूज़ होकर के बाहर चला जाएगी, ठीक है। तो डिफ्यूजन का प्रोसेस डिपेंड किस में करता है, एनवायरनमेंट में कैसी कंडीशन है और प्लांट्स की क्या रिक्वायरमेंट है। जैसे इसको हम ऐसे समझेंगे, ड्यूरिंग डे प्लांट रिक्वायर अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन फॉर फोटोसिंथेसिस। एनवायरमेंटल कंडीशन में क्या आ रहा है, सूरज है, सूरज से फोटोसिंथेसिस होएगी, तो प्लांट की रिक्वायरमेंट क्या होगी, ऑक्सीजन अब्जॉर्ब करना। तो प्लांट एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन ले लेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, रेस्पिरेशन भी करेगा, लेकिन नेट रिजल्ट में ऑक्सीजन अंदर जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होकर के बाहर आ रही है। एंड दिस एक्सचेंज इज हैपनिंग थ्रू दीज होल्स एंड दे आर नोन एज दी स्टोमेटा, ठीक है, दे आर दी स्टोमेटा। लीव्स के लोअर साइड में जो पोर्स प्रेजेंट हैं, दे आर दी स्टोमेटा, जिससे कि गैशियस एक्सचेंज हो रहा है। रात में रिक्वायरमेंट बदल गई, क्योंकि एनवायरनमेंट बदल गया, रिक्वायरमेंट बदल गई। रात में ना तो प्लांट को लाइट मिल रही है तो फोटोसिंथेसिस नहीं करना, सिर्फ रेस्पिरेशन चल रहा है, सिर्फ रेस्पिरेशन से ऑक्सीजन जा रही है अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है बाहर, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ एनिमल्स में रेस्पिरेशन की। एनिमल्स में हम दो तरह के एनिमल्स की स्टडी करते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स एंड एक्वेटिक एनिमल्स। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो है वो ऑक्सीजन लेते हैं एटमॉस्फेयर से, डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से लिया। एटमॉस्फेयर में बहुत सारी ऑक्सीजन है, यू नो हमारे एटमॉस्फेयर में 21% ऑक्सीजन है, ठीक है। तो इतनी ऑक्सीजन उनके लिए बहुत है, तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स का ब्रीदिंग रेट कम रहता है। एक्वेटिक एनिमल को ऑक्सीजन चाहिए जो पानी में डिजॉल्व है। अब जब पानी में ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है तो ऑक्सीजन की पानी में डिजॉल्विंग कैपेसिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, तो पानी में लेस ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इसलिए एक्वेटिक एनिमल्स का ब्रीदिंग रेट बहुत फास्ट हो जाता है। आपकी बुक में एक एग्जांपल दे रखा है फिश का। फिश में कैसे है, द वाटर इज एंटरिंग इनटू द फिश थ्रू द माउथ, माउथ से वाटर एंटर कर रहा है जिसमें बहुत सारी ऑक्सीजन है, ठीक है। ये माउथ से एंटर कर रहा है और गिल्स से बाहर निकल रहा है, तो गिल्स में गैशियस एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन फिश के अंदर चली जाती है, अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में डिजॉल्व होकर के गिल्स के थ्रू बॉडी से बाहर आ जाती है। तो ये तो वाटर एनिमल्स के बारे में है। और टेरेस्ट्रियल एनिमल में अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे फ्रॉग्स के पास गिल्स भी है, मॉइस्ट स्किन भी है, अर्थवॉर्म अपनी सिर्फ स्किन से सांस लेता है, कॉकरोच के पास स्पाइरिकल्स और ट्रैकिया है सांस लेने के लिए। सो
दिस इज़ ऑल अबाउट द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ योर क्लास 10th। आई होप आपको लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। लेक्चर देखा है तो अपनी एनसीईआरटी रीड करिए, एनसीईआरटी रीड करके वापस आप लेक्चर देखिए। आई हैव कवर्ड ईच एंड एवरी लाइन ऑफ योर एनसीईआरटी। होप you will enjoy. Happy learning, stay blessed, and do like, share and subscribe my channel. Thank you for being there. मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में. Bye.